तो बेटे पिछले लेक्चर में हमने जो कॉम्प्रीहेंशन का एक इंट्रोडक्शन लिया था, कॉम्प्रीहेंशन के बारे में कुछ बातें की थी। आज हम उसका कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि वो कितनी कारआमद है और हमें किस तरीके से कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन में वो फायदा दे सकती है। अब आपको क्वेश्चन इस किस्म का आएगा सीएसएस में, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। तो हम इसको तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं। और ये हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल सिविलाइजेशन? व्हाट इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल सिविलाइजेशन? इस पहले क्वेश्चन से पता चल रहा है कि किसी मॉडर्न पॉलिटिकल सिविलाइजेशन का जिक्र होगा और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए होंगे, जिसमें से चीफ कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने पूछा है। इस पहले क्वेश्चन को पढ़ के यह भी अंदाजा हुआ है कि ये जो पैराग्राफ है ये किसी पॉलिटिकल एरिया से ताल्लुक रखता है, सोशियोलॉजिकल एरिया से ताल्लुक रखता है, क्योंकि सोसाइटी और सिविलाइजेशन, कम्युनिटीज वगैरह, ये सोशियोलॉजी का टॉपिक्स हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ आवर फेथ विच कैन बी ऑफ एडवांटेज टू द वर्ल्ड? कहता है हमारा एक फेथ है, उसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो कि पूरी दुनिया को फायदा दे सकती हैं। अब अगर हम पहले क्वेश्चन को एक साइड पे कर दें, दूसरे क्वेश्चन को अगर हम देखें, तो मेरे जहन में एक तजस्सुस पैदा हुआ है कि ये फेथ किसका फेथ है, किस फेथ की बात हो रही है, और ये कैसा फेथ है जिसका दुनिया को भी फायदा हो सकता है। और दूसरा क्वेश्चन मेरे अंदर ये भी तजस्सुस पैदा कर रहा है कि ये जो आवर कहा गया ये कौन लोग हैं। तो इस तरह बेटे जो पैराग्राफ होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके अंदर खुद ब खुद जवाब ढूंढने का एक जवाब ढूंढने का एक तजस्सुस पैदा करते हैं। देखो ना, एक तरफ आप फ्लैट पैराग्राफ पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, और आपको पता ही नहीं है कि आगे उसने पूछा क्या हुआ है। ये ऐसा ही है कि जैसे मैं आपको कहूं कि सबको कहूं कि तैरो, चलो शाबाश तैरना शुरू करो, और 1 घंटे के लिए तैरते रहो, और मैं देखता हूँ कि 1 घंटे में तुम कितना तैर पाते हो। तो आपकी परफॉर्मेंस डिफरेंट होगी। और अगर मैं कहूं कि जाओ फलां जगह को तैर के जाओ और फलां जगह को हाथ लगा के वापस आओ, और मैं देखता हूँ कि कितना टाइम लगता है, तो आपकी परफॉर्मेंस डिफरेंट होगी। तो ये जो तकरीर मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ बेटे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, खा वो सब्जेक्टिव टाइप हो या ऑब्जेक्टिव टाइप हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो क्वेश्चन होता है
उसमें जो पैराग्राफ के एंड में सवाल दिए जाते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब पहला सवाल तो मुझे थोड़ा मुश्किल लगा है कि पता नहीं है मॉडर्न पॉलिटिकल सिविलाइजेशन कौन सी है, लेकिन ये जो दूसरा सवाल है इसने कुछ आंखें खोली हैं मेरी। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ आवर फेथ। कहते हैं हमारे फेथ, हम अब ये हम कौन है? क्या हम मुस्लिम्स की बात हो रही है, क्या हम पाकिस्तानियों की बात हो रही है, या कोई अंग्रेज राइटर है तो क्या वो क्रिश्चियंस की बात कर रहा है, या कोई कोई वेस्ट वाले अपनी बात कर रहे हैं? पता नहीं और कौन है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये जरूर बता रहा है कि पैराग्राफ में कुछ लोगों का फेथ है, कुछ लोगों का अकीदा है, और उन लोगों का अकीदा ऐसा शानदार अकीदा है कि वो जिससे दुनिया को फायदा मिल सकता है। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ आवर फेथ विच कैन बी ऑफ एडवांटेज टू द वर्ल्ड। पूरी दुनिया को फायदा मिल सकता है इसका। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द चीफ डेंजर। कहता है बुनियादी खतरा क्या है कन्फ्रंटिंग द सुपर्ब आइडियलिज्म ऑफ आवर फेथ। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को मिला के पढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 में वो पूछता है कि हमारे फेथ में, आवर फेथ, इसको मैं आवर फेथ और आवर फेथ को सेम कलर का करता हूं। इसको मैं कर देता हूं पर्पल, ब्लू। और क्वेश्चन नंबर 3 में भी लिखा हुआ है आवर फेथ, यानी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये दोनों फेथ के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि हमारा फेथ, हमारा अकीदा दुनिया को क्या एडवेंट क्या फायदा दे सकता है। और क्वेश्चन नंबर 3 हमें यह बता रहा है कि हमारे अकीदे को खतरा क्या है। देखो यहां पर है एडवांटेज, यहां पर है डेंजर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हम जो भी हैं, ये ओवर का पता नहीं कौन लोग हैं, ये जो भी लोग हैं जिनको ये राइटर ओवर कह रहा है, इनका एक फेथ है, और उस फेथ का दुनिया को फायदा भी हो सकता है। उस फेथ का दुनिया को फायदे भी हैं, और वो जो फेथ है उसमें कुछ खामियां भी हैं। इसी वजह से तो वो फेथ खतरे में है। व्हाट इज द चीफ डेंजर। बुनियादी खतरा क्या है कन्फ्रंटिंग, जो कि दरपेश है, जो कि सामने आया हुआ है। द सुपर्ब आइडियलिज्म ऑफ आवर फेथ। कहता है हमारे अकीदे में एक सुपर्ब आइडियलिज्म है। हमारा अकीदा आइडियलिस्टिक अकीदा है, उसको एक खतरा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये देखें आपस में इंटर रिलेटेड है। इन दोनों क्वेश्चंस को 2 और 3 को मिला के पढ़ें तो एक बात कॉमन है कि ये फेथ के बारे में बात हो रही है। ये कुछ लोगों का फेथ है जिसके कुछ एडवांटेजेस हैं, बल्कि दुनिया को फायदा दे सकते हैं। लेकिन ये जो फेथ है, ये जो अकीदा है, ये खतरे में भी है। ये अकीदा किस खतरे में है, ये अब हम देखेंगे पैराग्राफ पढ़ के। और ये जो फेथ है ये दुनिया को क्या फायदा देता है,
दुनिया में इसके क्या फायदे लिखे हुए हैं ये भी हम देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। वाई इज द इंडियन मुस्लिम इज इन डेंजर। ये देखो, देखो। अब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 को मिला के पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 हमें बता रहा है कि वाई इज द इंडियन मुस्लिम इन डेंजर। जो इंडिया का मुसलमान है उसको खतरा क्या है, उसको क्यों है खतरा। वाई इज द इंडियन मुस्लिम इन डेंजर, क्यों है वो खतरे में ऑफ कमिंग टू एन अनमैनली कॉम्प्रोमाइज। और इंडिया का मुसलमान कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, अनमैनली बुजदिलाना। वाई इज द इंडियन मुस्लिम इन डेंजर, इंडिया का मुसलमान क्यों खतरे में है, और उसे खतरा क्या है कि वो कंप्रोमाइज करता जा रहा है। किससे कंप्रोमाइज कर रहा है, विद द फोर्सेस अपोजिंग हिम, जो ताकतें उसके मुखालिफ खड़ी हैं। अब मैं इसको भी पर्पल कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ। देखो अब, तो मेरा जो है वो गैस वर्क ये काम कर रहा है कि इस पैराग्राफ में इंडियन मुस्लिम की बात हो रही है। इंडियन मुस्लिम्स का कुछ अकीदा है जिस अकीदे से वो दुनिया को फायदा दे सकते हैं, लेकिन इंडिया का मुसलमान, उसका जो अकीदा है वो डेंजर में भी है। उसकी डेंजर की वजूहात क्या हैं। और एक तो क्वेश्चन नंबर 3 में ही लगता है कि जैसे वजह लिख दी कि सुपर आइडियलिज्म, कि एक प्योरली आइडियलिस्टिक किस्म का अकीदा है। अच्छा, हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये किसी और लोगों के बारे में हो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा इंडियन मुस्लिम हुआ है। तो मैं गैस वर्क कर लेता हूं कि ऊपर जो अकीदा है और ऊपर जो ओवर कहा गया है, OUR ओवर, ये भी इंडियन मुस्लिम्स को कहा गया है। वाई इज द इंडियन मुस्लिम इन डेंजर, और इंडियन मुस्लिम को खतरा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये भी आपस में मिल रहे हैं, वहां भी चीफ डेंजर की बात हुई है कि बुनियादी खतरा क्या है हमारे फेथ को। और देखें, अब यहां पर डेंजर और डेंजर, ये अल्फाज 2 दफा इस्तेमाल हुए हैं। डेंजर और डेंजर, ये लफ्ज 2 दफा इस्तेमाल हुए हैं। अब आप इनको अगर मिला के सोचें तो ऐसा तो नहीं है कि ये पूरा पैराग्राफ है ही इंडियन मुस्लिम्स के बारे में। ये पैराग्राफ है ही प्री पार्टीशन के बारे में। शायद ये पैराग्राफ जो है ये इंडियन मुस्लिम के अकीदे की बात कर रहा हो। शायद ये पैराग्राफ ये बता रहा हो कि इंडियन मुस्लिम्स के अंदर एक फेथ है जो कि बड़ा कारआमद साबित हो सकता है, विच कैन बी वेरी यूजफुल फॉर द एंटायर वर्ल्ड। हो सकता है कि उनके अकीदे में ही कोई खराबियां आ गई हुई हों जो उनके लिए चीफ डेंजर बन गई हुई हों, जिस वजह से इंडियन मुस्लिम खतरे में पड़ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है। और वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, किन से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, फोर्सेस अपोजिंग हिम, जो फोर्सेस उसके सामने उसके मुखालिफ खड़ी हैं। कहीं वो फोर्सेस ये मॉडर्न पॉलिटिकल सिविलाइजेशन की तो नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 1 को मिला लेते हैं साथ। देखो,
अब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 को अगर हम मिला के देखें तो देखें कि ये आपस में इंटर रिलेटेड मेरी नजर में बन रहे हैं। हो सकता है ना भी हो इंटर रिलेटेड, लेकिन इन क्वेश्चंस का आपस में ही ताल्लुक है, और होना भी चाहिए, क्योंकि एक ही पैराग्राफ से उठाए गए क्वेश्चंस हैं ये। तो बाज औकात तो क्वेश्चंस ही पूरी समझ बूझ दे देते हैं आपको पैराग्राफ की। और अगर आप इसके ऊपर क्वेश्चंस के ऊपर टाइम खर्च कर लोगे अपना, और क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझ लोगे, तो जब पैराग्राफ पढ़ोगे आप लोग, तब आपको देर नहीं लगेगी। अच्छा, यही टेक्निक मैं प्रेसी की भी समझाता हूँ आपको। और प्रेसी में मैं क्या वादा लेता हूँ कि देखो, उन लफ्जों पे नहीं रुकना जिनको नहीं, जो हमें नहीं आते, उन लफ्जों पे रुकना है जो हमें आते हैं। फिर मैं प्रेसी का ये भी बताता हूँ कि बिगिनिंग एंड पहले पढ़ा करो, ताकि आपको उस पैराग्राफ की टोन समझ आ जाए, उस पैराग्राफ का जो टॉपिक है वो समझ आ जाए, आपको नरेटर की वॉइस है वो समझ आ जाए कि नरेटर नरेटर जो है वो कहना क्या चाह रहा है आपसे। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 2 3 4 जो हैं ये तो दे आर दे सीम दैट दे आर इंटर रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 पे मैंने गेस वर्क कर लिया है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि इंडियन मुस्लिम खतरे में है और वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। अब ये तीनों क्वेश्चंस एक तरफ और पहला क्वेश्चन एक तरफ, तो उससे मैंने ये सोचा कि पूरा पैराग्राफ इंडियन मुस्लिम्स के बारे में होगा, और कोई मॉडर्न पॉलिटिकल सिविलाइजेशन आई होगी जिसका वो सामना नहीं कर पा रहे होंगे। अच्छा, फिर मेरे जहन में ये ख्याल आया कि अगर ये इंडियन मुस्लिम की बात हो रही है, क्यों, तो हो सकता है कि ये ब्रिटिश लोग हों, ये वेस्टर्न लोग होंगे जो कि आए हों अपनी मॉडर्न पॉलिटिकल सिविलाइजेशन लेके। तो ये सारा जो गैस वर्क है ये मैंने क्वेश्चंस पढ़ के कंप्लीट किया है। और क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द expressions as highlighted underlined in the passage। वो एक्सप्रेशंस मेरा ख्याल मैंने नहीं लिखे यहाँ पे। हाँ, वो क्वेश्चंस जो है ना वो नहीं लिखे मैंने। चले, वो ये नहीं, हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, ये देखो, अंडरलाइन वर्ड्स हैं। ठीक है जी, गॉट इट। अच्छा, अब इसकी मैं ये जो हाईलाइटिंग है सारी खत्म करता हूँ और इसे पढ़ना शुरू करते हैं। अब एक दफा जरा आप लोग मुझे बताओगे, क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन अगर अगर आपको याद हो गए हैं तो, क्वेश्चंस पढ़ के अगर याद हो जाते हैं तो क्या ही बात है। पैराग्राफ पढ़ने से पहले कोई मुझे बताएगा कि पहला क्वेश्चन किस बारे में था। सर पॉलिटिकल सिविलाइजेशन से रिलेटेड था। कौन सी पॉलिटिकल सिविलाइजेशन, ओल्ड के मॉडर्न? मॉडर्न। मॉडर्न। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किसके बारे में थे? सर फेथ और फेथ से रिलेटेड था। फेथ से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 2 में फेथ की पॉजिटिविटीज थी या फेथ की नेगेटिविटीज थी? सर एडवांटेज टू द वर्ल्ड क्या एडवांटेजेस थे। होगा? शाबाश। पॉजिटिविटी। हाँ शाबाश, फेथ के एडवांटेजेस थे। और क्वेश्चन नंबर 3 में फिर फेथ उसमें को कुछ, डेंजर्स डिसएडवांटेजेस। हाँ फेथ को कुछ डेंजर्स थे
और उन उन डेंजर्स की वजह हमने तलाश करनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 किस बारे में था? सर ये था कि वाई इंडियन मुस्लिम। हाँ, इंडियन मुस्लिम को खतरा क्या है, और इंडियन मुस्लिम क्यों बुजदिल हो गया हुआ है और क्यों कंप्रोमाइज कर रहा है। हाँ, अच्छा जी। अब हम पढ़ते हैं पैराग्राफ। These phenomena, however, are डेंजर कि वो क्यों है सॉरी, आपकी आवाज कट रही बेटे। चले। These phenomena, however, are merely premonitions of a coming storm. कहता है कि एक तूफान आ रहा है, which is likely to sweep over the whole of India. और वो तूफान स्वीप ओवर कर जाएगा पूरे इंडिया को, एंड द रेस्ट ऑफ एशिया, और एशिया को भी। प्रीमोनिशन की मुझे जरूरत नहीं है, मियरली की जरूरत नहीं है, मैंने तो रुकना ही उन लफ्जों के ऊपर है जो कि मुझे मीनिंगफुल है मेरे लिए। कहता है एक तूफान आने वाला है, विच इज लाइकली टू स्वीप ओवर द होल ऑफ इंडिया, जो पूरे इंडिया पे स्वीप ओवर कर जाएगा, एंड द रेस्ट ऑफ एशिया, और बाकी एशिया पे भी। ये तूफान क्या है? दिस इज द इनएविटेबल आउटकम, दिस इज द इनएविटेबल आउटकम, दिस, ये जो तूफान है ये आउटकम है। ये तूफान एक रिजल्ट है किसका? होली पॉलिटिकल सिविलाइजेशन, एक पॉलिटिकल सिविलाइजेशन का तूफान है ये। कॉमा जो है वो पॉज भी देता है, कॉमा एक्सप्लेन भी करता है। ये किस पॉलिटिकल सिविलाइजेशन की बात हो रही है? विच हैज लुक्ड अपॉन मैन एज अ थिंग, लुक्ड अपॉन मैन एज अ थिंग, जिसने इंसान को एक चीज समझा है। टू बी एक्सप्लॉइटेड, कि उसको एक्सप्लॉइट किया जाए, नॉट अ पर्सनैलिटी टू बी डेवलप्ड, ऐसी पर्सनैलिटी नहीं समझा कि जिसको डेवलप किया जाए। मिला के पढ़ते हैं। कहता है एक तूफान आ रहा है जो कि पूरी इंडिया को स्वीप ओवर कर लेगा, एशिया को भी स्वीप ओवर कर लेगा। दिस इज द इनएविटेबल आउटकम, ये तूफान एक रिजल्ट है एक होली पॉलिटिकल सिविलाइजेशन का। और ये पॉलिटिकल सिविलाइजेशन क्या है? विच हैज लुक्ड अपॉन मैन एज अ थिंग, जिसने इंसान को समझा है एक चीज, नॉट अ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी समझा ही नहीं। तो एक तूफान की बात हो रही है, और ये तूफान जो है ये वही जो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था कि मॉडर्न पॉलिटिकल सिविलाइजेशन के चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। और इसमें वो ये बता रहा है कि ये जो पॉलिटिकल सिविलाइजेशन एक तूफान की तरह है, इंडिया को भी बहा ले जाएगी, एशिया को भी, रेस्ट ऑफ एशिया को भी। और ये जो होली पॉलिटिकल सिविलाइजेशन है, इसने बंदे को बंदा ही नहीं समझा, ये बंदे को बंदा ही नहीं समझती। लुक्ड अपॉन मैन एज अ थिंग, इंसान को एक चीज समझा है। टू बी एक्सप्लॉइटेड एंड नॉट अ पर्सनैलिटी, इंसान को पर्सनैलिटी समझा ही नहीं। टू बी डेवलप्ड, अच्छा, थिंग टू बी एक्सप्लॉइटेड, पर्सनैलिटी टू बी डेवलप्ड। ये देखो, विच लुक्ड अपॉन मैन, जिसने इंसान की तरफ देखा है, एज अ थिंग टू बी डेवलप्ड, नॉट एज अ पर्सनैलिटी टू बी डेवलप्ड।
sorry, a thing to be exploited, not a personality to be developed. यानी इस पॉलिटिकल सिविलाइजेशन ने, जिसका तूफान आ रहा है, इसने बंदे को बंदा नहीं समझा, एक चीज समझा है जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, नॉट अ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी नहीं समझा बंदे को कि जिसको डेवलप किया जा सकता है। टेक्स्ट जो होती है ना बेटे, वो तवज्जो मांगती है। टेक्स्ट सेल्फ एविडेंट होती है, वो आपस में उसका टेक्स्ट के जो सेंटेंसेस, पैराग्राफ के अंदर जो सेंटेंसेस होते हैं, क्योंकि वो हर सेंटेंस नई थॉट को जन्म नहीं दे सकता, तो लिहाजा ये जो सेंटेंसेस हैं ये इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में। अच्छा, तो इस होली पॉलिटिकल सिविलाइजेशन ने इंसान को एक चीज समझा है, एक पर्सनैलिटी नहीं समझा, कि जिसको डेवलप किया जा सके एंड एनलार्ज बाय प्योरली कल्चरल फोर्सेस, और जिसको एनलार्ज किया जा सके कल्चरल फोर्सेस के थ्रू। भाई जब इंसान को ये सिविलाइजेशन थिंग समझ रही है, पर्सनैलिटी समझ ही नहीं रही, तो उसकी क्या डेवलपमेंट और क्या एनलार्जमेंट। आगे कहते हैं द पीपल ऑफ एशिया आर बाउंड। अब एशिया के लोग बाउंड हो गए हैं टू राइज अगेंस्ट द एक्विजिटिव इकोनॉमी, इस इकोनॉमी के। अच्छा, ऊपर पॉलिटिकल सिविलाइजेशन की बात है, अब बात हो रही है कि एशिया के लोग बाउंड हो चुके हैं टू राइज अगेंस्ट, दे आर बाउंड, यानी इट इज कंपल्सरी अपॉन देम, इट इज कंपल्सरी टू देम to rise against the acquisitive economy which the West has developed and imposed on the nations of the East. यहां तक बात अब समझ आई है। ये देखो जी, which the West has developed and imposed। अब इसको मिला के पढ़ते हैं। ये जो तूफान आ रहा था, जिसने पूरे इंडिया को बहा के ले जाना था और रेस्ट ऑफ एशिया भी, ये एक होली पॉलिटिकल सिविलाइजेशन का तूफान था, जिसने बंदे को बंदा नहीं समझा, पर्सनैलिटी नहीं समझा कि जो डेवलप हो सके। अब ये जो पॉलिटिकल सिविलाइजेशन है, इसने मजीद क्या किया कि कोई अपनी इकोनॉमी भी लेके आई, और अब कह रहा है कि एशिया के लोगों को, एशिया के लोगों के लिए जरूरी यही है कि टू राइज अगेंस्ट द एक्विजिटिव इकोनॉमी विच द वेस्ट हैज। अब ये जो तूफान है, ये वेस्ट लेके आया है एशिया पे। अब देखो, यहां आके उसने कोई बात, कोई मुंह अपना अच्छे तरीके से खोला है। अब एशिया के अंदर ही इंडिया है, होल ऑफ इंडिया भी लिखा, रेस्ट ऑफ एशिया भी लिखा। अब वेस्ट जो है अपनी एक पॉलिटिकल, होली पॉलिटिकल मॉडर्न सिविलाइजेशन लेके आया है, साथ में वेस्ट ही कोई अपनी इक्विजिटिव इकोनॉमी लेकर आया है। इक्विजिटिव का मतलब नहीं आता छोड़ दें, दफा मारे। वेस्ट पॉलिटिकल सिविलाइजेशन भी लेके आया है, इक्विजिटिव इकोनॉमी भी लेके आया है, और वेस्ट ने ना सिर्फ ये इकोनॉमी डेवलप की है बल्कि इंपोज भी की है ऑन द नेशंस ऑफ द ईस्ट, ईस्ट की नेशंस पे। अब क्या हुआ कि एशिया कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड, और एशिया को समझ ही नहीं आ रही। एशिया कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड, एशिया कैन नॉट अंडरस्टैंड। कॉम्प्रिहेंड कॉम्प्रिहेंशन से निकला है, जिसका मतलब होता है समझना, और एशिया को समझ ही नहीं आ रही कि ये मॉडर्न वेस्टर्न कैपिटलिज्म क्या है। एशिया कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड द मॉडर्न वेस्टर्न कैपिटलिज्म with the undisciplined individualism।
जिसमें अनडिसिप्लिन्ड इंडिविजुअलिज्म है। अब मैं रेड करता हूं कुछ चीजों को। वेस्ट एक तूफान लेके आया है अपनी पॉलिटिकल सिविलाइजेशन का, इक्विजिटिव इकोनॉमी का। एशिया के ऊपर वो तूफान थोप दिया उसने आके, वेस्ट ने। और एशिया को समझ ही नहीं आ रही कि ये वेस्टर्न कैपिटलिज्म क्या चीज है। अब ऊपर भी इकोनॉमी का जिक्र हुआ, नीचे भी कैपिटलिज्म का जिक्र हुआ। उसके बाद इंसान को भी एक चीज समझा गया, टू बी एक्सप्लॉइटेड। तो है ये पॉलिटिकल, मॉडर्न पॉलिटिकल सिविलाइजेशन। लेकिन ये जो चीजें लेके आई है वो ये है, बंदे को बंदा ना समझना, अपनी कोई इक्विजिटिव इकोनॉमी, जो भी इकोनॉमी है, इकोनॉमी एशिया के लोगों के सिर पे थोप देना। और अब एशिया को समझ नहीं आ रही कि ये वेस्टर्न कैपिटलिज्म क्या है, विद इट्स अनडिसिप्लिन्ड इंडिविजुअलिज्म। अच्छा, अब अनडिसिप्लिन्ड इंडिविजुअलिज्म क्योंकि अंडरलाइंड है, हमने हमने इसका मतलब भी बताना होगा, तो मैं गेस वर्क ये कर देता हूं कि अनडिसिप्लिन्ड इंडिविजुअलिज्म का ताल्लुक इससे तो नहीं कहीं मैन एज अ थिंग। कि वेस्टर्न पॉलिटिकल सिविलाइजेशन एक इकोनॉमी का एक तूफान, इकोनॉमी का एक सिस्टम लेकर आई है। एशिया को समझ ही नहीं आ रही ये किस किस्म की इकोनॉमी है। और इस इकोनॉमी के अंदर ये क्वालिटी ये बताई है उस इकोनॉमी की कि उसके अंदर अनडिसिप्लिन्ड इंडिविजुअलिज्म है। अब अनडिसिप्लिन्ड इंडिविजुअलिज्म का कहीं ये मतलब तो नहीं है कि बंदे को बंदा ना समझना, पर्सनैलिटी ना समझना। तो ये पहले सवाल से रिलेटेड इसके अंदर बातें हैं, क्योंकि उसका पहला सवाल क्या था। सवाल इस के ऊपर रखते हैं आप, जस्ट अ मोमेंट। ये देखो जी, अब हमने इस पैराग्राफ को ट्रीट किया है, उसका एनालिसिस किया है। अब हम ये क्वेश्चन ऊपर रख के देखते हैं। अब मुझे बताइए कि इस मॉडर्न पॉलिटिकल सिविलाइजेशन के चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से। देखो, सर कॉपी पेस्ट करना होता है या अपनी वर्डिंग में लिखना होता है? इसको कॉपी पेस्ट करके दिखाएं, कैसे करेंगे भला। सर बेसिक क्वेश्चन ये है कि जो पैराग्राफ में जो वर्डिंग यूज की हुई है उसी वर्डिंग को मतलब यूज करके लिखना है या अपनी वर्डिंग में भी यूज कर सकते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आप इसको, इस ये जो क्वेश्चन है, इसके आंसर को सेम वर्ड्स में लिखें। जरा कैसे लिखेंगे आप, कोई इसकी एग्जांपल दें। सर अपने सिंपल वर्ड्स में मैं यही बता सकता हूँ कि यानी कि एक ह्यूमन की मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, मतलब उनको मटेरियल के तौर पे यूज किया जाता है और एक ह्यूमैनिटी की बुनियाद पे उनको यूज नहीं किया जाता, ठीक है। और सर थोड़ी सी स्लाइड नीचे कीजिएगा। एक्सप्लॉयटेशन होती है उनकी, ठीक है। और वेस्टर्न कैपिटलिज्म जो है वो यानी कि कल्चरल वैल्यूज पे बेस नहीं करता। तो आपके जवाब में ही आपका सवाल है कि इसको कॉपी पेस्ट करके नहीं लिखा जा सकता, इन्फ्रेंस चाहिए। और मैं आप लोगों को ये पहले बता चुका था, जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने कहा था कि क्वेश्चन जो होंगे वो इन्फ्रेंस बेस्ड होंगे और इम्प्लीकेशन बेस्ड होंगे। ये कोई मैट्रिक का तो एग्जाम नहीं है कि जिसमें एज इट इज कॉपी पेस्ट किया जा सके। और दूसरी बात इसके अंदर ये है बेटे कि मैंने आपसे प्रैक्टिस ही ये इसलिए करवाई है
कि आप जरा खुद से सोचो कि क्या इस सवाल का जवाब कॉपी पेस्ट करके लिखा जा सकता है। तो सर जब आपने बोलना बिल्कुल। शुरू किया जी सर। तो आप 100% नहीं हो सकता, लेकिन यही है कि मतलब कीवर्ड जैसे है एक्सप्लॉइटेशन हो गया, ठीक है, और मटेरियलिस्टिक, ये तो एज इट इज यूज होंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, अब उसके बाद आगे जो बात शुरू होती है वो कहता है द फेथ विच यू रिप्रेजेंट। कहता है अकीदा। अब हमारे अगले दो क्वेश्चंस अकीदे के बारे में हैं। कहता है अकीदा विच यू रिप्रेजेंट, जिसको तुम रिप्रेजेंट करते हो। अब मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पर यू कौन है? सर इंडियन इंडियन मुस्लिम्स। हाँ शाबाश। अब देखें कि हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस को पढ़ के ही हमें अंदाजा हो गया है कि यहां पर जो यू कहा गया है वो इंडियन मुस्लिम्स को कहा गया है। द फेथ which you represent recognizes the worth of the individual। अच्छा, सर यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन से भी। तो सबसे पहले जो बात की गई वो ये की गई कि फेथ जिसको तुम रिप्रेजेंट करते हो उसमें इंडिविजुअल की वर्थ है। कैसे इंडिविजुअल की वर्थ है? रिकॉग्नाइजेस द वर्थ ऑफ द इंडिविजुअल एंड डिसिप्लिन्स हिम। हमारा जो तुम्हारा अकीदा है, एक तो इंडिविजुअल की वर्थ को रिकॉग्नाइज करता है, इसको मैं कर देता हूं रेड, और इंडिविजुअल्स को डिसिप्लिन भी करता है। अच्छा, अब ऊपर हम जाके देखते हैं कि जो वेस्टर्न कैपिटलिज्म था, बेटे वो ब्लू बॉक्स, जो वेस्टर्न कैपिटलिज्म था उसके अंदर अनडिसिप्लिन्ड इंडिविजुअलिज्म था। लेकिन जो हमारा फेथ है वो इंडिविजुअल्स को डिसिप्लिन करता है। क्या डिसिप्लिन क्रिएट करता है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने पूछा था, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने पूछा था कि हमारे फेथ के अंदर कौन सी पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं जिससे दुनिया को फायदा हो सकता है। आप देखें कितनी खूबसूरत बातें हैं फेथ की। नंबर 1, हमारा जो फेथ है वो रिकॉग्नाइज करता है कि इंडिविजुअल की वर्थ क्या है। नंबर 2, उसको डिसिप्लिन करता है। और कैसे डिसिप्लिन करता है? टू गिव अवे ऑल टू द सर्विस ऑफ गॉड एंड मैन। टू गिव अवे ऑल टू द सर्विस ऑफ गॉड एंड मैन। और डिसिप्लिन क्या कर रहा है कि सर्व करो गॉड को और मैन को। अब गॉड को और मैन को सर्व करना, ये उसकी दूसरी क्वालिटी आ गई हमारे फेथ की। अभी हम इसकी इन्फ्रेंसेस करेंगे। अच्छा, इट्स पॉसिबिलिटीज आर नॉट येट एग्जॉस्टेड। ये इट क्या है बताओ? सर फेथ है। शाबाश, ये फेथ है। इट्स पॉसिबिलिटीज
आर नॉट येट एग्जॉस्टेड, इस फेथ की पॉसिबिलिटीज अभी खत्म नहीं हुई। इट कैन स्टिल क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड। हम इस फेथ की वजह से नई दुनिया बना सकते हैं। कैसी दुनिया? where the social rank of a man is not determined by his caste or color or the amount of dividend he earns। हम इस अकीदे से एक ऐसी दुनिया बनाएंगे कि जहां बना ये अकीदा एक ऐसी दुनिया बना सकता है कि जहां जो सोशल रैंक है इंसान का इज नॉट डिटरमिन्ड बाय हिज कास्ट और कलर, ना तो डिटरमिन हो सकता है उसकी कास्ट से, ना कलर से, ना अमाउंट ऑफ डिवाइडेंड ही अर्न्स, या वो अर्न कितना करता है उससे, बट बाय द काइंड ऑफ लाइफ ही लिव्स। तो उसका सोशल रैंक डिटरमिन कैसा होगा कि वो जिंदगी कैसे गुजारता है। तो जो हमारा अकीदा जो हमारा अकीदा है वो दुनिया को ये फायदा देगा। और कैसी दुनिया बनाएगा? वेयर द पुअर टैक्स द रिच। वेयर द पुअर टैक्स द रिच का क्या मतलब? हमारे अकीदे की क्वालिटीज बयान हो रही है ना। पहली सर क्वालिटी ये अच्छा। बताई कि वो इंडिविजुअल को वर्थ देता है। दूसरी क्वालिटी बताई कि वो सर्व करने का दर्ज देता है। तीसरी क्वालिटी बताई कि वो हमारा अकीदा एक ऐसी दुनिया बना सकता है जहां सोशल रैंक, कास्ट, कलर या दौलत की वजह से नहीं बनता। और अब वो कह रहा है कि एक ऐसी दुनिया वेयर द पुअर टैक्स द रिच। ये कैसी सर दुनिया? मतलब गरीब बंदा भी अमीर को। जी फिर बताइए। मतलब अच्छी बातें या अच्छा लेसन गरीब बंदा भी अमीर बंदे को बता सकते हैं। कोई और बताए। सर ये कंट्रास्ट का इधर साइन यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि पुअर पीपल, मतलब जो हमको, सर मैं अपनी बात अपनी आवाज अल्फाज में बता रही हूँ कि पुअर पीपल जो टैक्स देंगे वो अमीर लोग मतलब उसको खा रहे हैं। अच्छा, और कोई बताए। चलें, नहीं सर आ आप रहा छोड़ दें। ये किसी को आ रहा है समझ तो बता दें, नहीं आ रहा छोड़ दें। सर इसका ये मतलब भी हो सकता है कि जो जितना अर्न कर रहा होगा वो उसके अकॉर्डिंगली टैक्स पे करेगा ना। हम्म। अच्छा, चलें इस तरह से बताएं, यहां से शुरू करें। It can still create a new world where the social rank of a man is not determined by his caste or color or the amount of dividend he earns, but the kind of life he lives, where the poor tax the rich। सर ये है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो यानी कि स्किन कलर और कास्ट की बेस पे नहीं होगी, बल्कि जो है और सोशल स्टेटस की बेस पे नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि सोसाइटी में कोई क्लास नहीं होगा, कोई क्लासिफिकेशन रिच की और पुअर की इक्वालिटी होगी। हाँ बस। अब देखो इन्फ्रेंस इसकी ये है, शाबाश बेटे, अब इसकी इन्फ्रेंस ये है कि इस पूरे के अंदर हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि इक्वालिटी होगी। एक नया वर्ल्ड है जहां सोशल रैंक, कास्ट, कलर या वेल्थ की बिना पर नहीं होगा। एक ऐसी जगह होगी वेयर द पुअर टैक्स द रिच, जहां पुअर लोग रिच से टैक्स लेंगे। यानी इसका मतलब है कि वहां पर गरीबों तक दौलत की सर्कुलेशन पहुंचेगी।
तो वेयर द पुअर टैक्स द रिच को आप इस पूरे इस इन इन 4-5 लाइनों को मिला के देखें, इक्वालिटी एंड सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ, ये इन्फरेंस है इसकी। वेयर, अच्छा अब वेयर वेयर से बात शुरू हो रही है। अब यहां से वेयर वेयर दोबारा 2 दफा इस्तेमाल हुआ है यहाँ। वेयर कैसी दुनिया होगी, वेयर वो कैसी दुनिया होगी, वेयर ह्यूमन सोसाइटी इज फाउंडेड नॉट ऑन द इक्वालिटी ऑफ स्टमक्स बट ऑन द इक्वालिटी ऑफ स्पिरिट्स। जहां जो ह्यूमन सोसाइटी है वो इक्वालिटी पर बेस करेगी। इक्वालिटी किस चीज की, स्पिरिट्स की इक्वालिटी, ना कि स्टमक्स की। अच्छा अब यहाँ स्टमक्स और स्पिरिट्स के बारे में बताओ, को समझ आती है क्या है ये? सर यहाँ पे ये बात हो रही है कि हंगर की बात में यहाँ माइंड जो है ना वो मेंटेलिटी पे चलेगी सोसाइटी, ना कि उसकी। सर स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस डोमिनेट नहीं करता। Where human society is founded not on the equality of stomachs but on the equality of spirits। तो इक्वालिटी मेंटली की कोई तो मुझे समझ आ गई है, स्टमक्स और स्पिरिट्स की नहीं समझ आई। रेड कर दूं दोनों को? चलें। वेयर एन अनटचेबल कैन मैरी द डॉटर ऑफ अ किंग, ये अगला वेयर है। अच्छा नहीं, ये एक और वेयर भी है। ये सारे वेयर ग्रीन कर दिए हैं मैंने। अब इसका जवाब लिखेंगे हम लोग। अब ये जो पहली लाइन है, इस पहले वेयर की जो लाइन है, इससे इन्फ्रेंस करो क्या कह रहा है वो, कैसी दुनिया होगी, वो न्यू वर्ल्ड कैसा होगा। इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी। इक्वालिटी बेस, जहां पर क्लास डिफरेंसेस नहीं होंगे, जहां पर इक्वालिटी होगी, ये इन्फ्रेंस है। सर Yes। यहाँ ये भी यूज किया हुआ है कि काइंड ऑफ लाइफ ही लिव्स, मतलब इससे डिटरमाइन करते हैं। तो इक्वालिटी सर, मतलब इक्वालिटी ओवरऑल तो नहीं इसमें आ सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बताएं फिर क्या आना चाहिए। सर सिंपल वर्ड्स में बता दूं। जी जी बताइए। सर इसमें यानी कि ये है कि वैल्यूज और एट्रीब्यूट्स ओरिएंटेड जो पर्सन होंगे वो मतलब वो डोमिनेट करेंगे, ठीक है। और ये कहाँ लिखा फाइनेंशियली हुआ है जो, वो डोमिनेट करेंगे? सर ये इन्फ्लुएंस, सॉरी मतलब उनकी वैल्यू होगी, उनकी वर्थ होगी सोसाइटी में, ये कहाँ लिखा हुआ है बाय उनकी वर्थ होगी? बाय द काइंड ऑफ लाइफ ही लिव्स, यहाँ से। नहीं, वर्थ का कहाँ लिखा हुआ, तो उनके सोशल रैंक का लिखा हुआ है। सोशल रैंक ऑफ अ मैन इज नॉट डिटरमिन्ड। वहां पर बात हो रही है कि इंसान का सोशल रैंक डिटरमिन कैसे होगा। सोशल वैल्यू आप जरूर कह सकते हो, हमारे यहाँ सोशल वैल्यूज कैसे डिटरमिन होती हैं? सर यही ना कि क्लासेस जो है वो कि डिसाइड वो नहीं करती। कहाँ, कि वो किस कास्ट का है, या उसका रंग कैसा है, या वो कमाता कितना है। अगर ऐसा किसी सोसाइटी में नहीं है तो इसका मतलब है कि वो क्लास डिस्क्रिमिनेशन नहीं है उस सोसाइटी में। बट बाय द काइंड ऑफ लाइफ ही लिव्स, वो किस किस्म की जिंदगी गुजारता है, इससे डिटरमिन होगा उसका सोशल रैंक। यानी वो कितना नोबल है, यानी वो कवानीन पे कितना चलता है, यानी वो दूसरों का कितना ख्याल रखता है। तो ये ऐसी सोसाइटी की बात हो रही है जो कि जिसके अंदर क्लास डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और इक्वालिटी है। हाँ, और उसका एक छोटा पार्ट आगे बिल्कुल ही आता है कि बट बाय द काइंड ऑफ लाइफ ही लिव्स।
तो ऐसी सोसाइटी जहां पर क्लास डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वेल्थ नहीं है, तो ऐसी सोसाइटी के अंदर फिर सोशल रैंक को डिटरमिन क्या चीज करेगी? सर जो भी आपने बताया वो कितना नोबल है, ठीक है, कितनी उसकी स्पिरिचुअल वैल्यू है। स्पिरिचुअल वैल्यूज कहाँ लिखा हुआ है बेटे? और ओन द स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज तो चीज ही और है। अब स्पिरिचुअल वैल्यूज, अब ये खुद एक बड़ा ये जो फ्रेज आपने बोला है, ये खुद बड़ा बहस तलब फ्रेज है स्पिरिचुअल वैल्यूज का। उसके मैनर्स, उसका बिहेवियर, किस किस्म की जिंदगी गुजारता है, यानी अच्छे मैनर्स की जिंदगी गुजारता है। किस किस्म की जिंदगी गुजारता है मतलब अच्छा बिहेवियर है उसका। किस किस्म की जिंदगी गुजारता है? वो डिसिप्लिन्ड है। क्योंकि ऊपर लिखा भी हुआ है यहां पे कि द फेथ विच यू रिप्रेजेंट रिकॉग्नाइजेस द वर्थ ऑफ इंडिविजुअल एंड डिसिप्लिन्स हिम। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि डिसिप्लिन्स क्या, कि वैसा बंदा सर्व करता है गॉड को भी और मैन को भी। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों की तरफ जाता है। अगर मैं आपको सादा उर्दू लफ्जों में बताऊं, जो गॉड और मैन दोनों को सर्व कर रहा है, इसका मतलब है कि वो इस पैराग्राफ के मुताबिक डिसिप्लिन्ड है। इस पैराग्राफ के मुताबिक उसका सोशल रैंक है, जो कि ये चीज डिटरमिन करेगी। तो इन्फ्रेंस अगर हम करें तो यूं करेंगे, इस पहली, यहां से पहले वेयर की इन्फ्रेंस, कि फेथ के अंदर क्वालिटीज ऐसी हैं, हमारे फेथ में, हमारे फेथ की पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं, फेथ की, कि विच कैन क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर देयर इज नो क्लास डिस्क्रिमिनेशन और inequality, and where everybody is ready to serve others and God. अच्छा, अब ये जो दूसरा वेयर है, वेयर द पुअर टैक्स द रिच, इट मीन्स कि जहां सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ है, पुअर टैक्स कर सकता है रिच को। इसका मतलब ये हुआ कि अमीर लोगों पे टैक्स लगाया जाएगा गरीबों के लिए, यानी कि सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ होगी। नो बॉडी कैन होर्ड और कलेक्ट वेल्थ। और दूसरी तरफ जो मॉडर्न पॉलिटिकल सिविलाइजेशन थी वेस्ट की, उसके अंदर कैपिटलिज्म था। और कैपिटलिज्म का अगर आप जानते हो तो उसके अंदर होती ही, कैपिटलिज्म से मुराद ही ओनरशिप, प्राइवेट ओनरशिप है, accumulation of wealth। अकोमुलेशन ऑफ वेल्थ है एक बंदे के पास। एक बंदे के पास। शाबाश। तो वही बात है कि देखो, इंटर रिलेटेड होता है पैराग्राफ। अच्छा, अगली बात, वेयर ह्यूमन सोसाइटी इज फाउंडेड नॉट द इक्वालिटी ऑफ स्टोमिक्स और द इक्वालिटी बट ऑन द इक्वालिटी ऑफ स्पिरिट्स। अब तीसरे वेयर में ये ह्यूमन सोसाइटी की बुनियाद कैसे रखी जाएगी? स्टमिक्स और स्पिरिट्स की नहीं मुझे समझ आई थी, छोड़ दें। वेयर एन अनटचेबल कैन मैरी द डॉटर ऑफ अ किंग, इसकी इन्फ्लुएंस करें आप। ये सर अगला इंटर वेयर। क्लास। तो ये अनटचेबल क्लास है ना, जो सबसे लोअर क्लास है, तो उसका ये हो रहा है कि ऐसी सोसाइटी होगी जहाँ पे किंग की डॉटर फैमिली इनके क्लास को देख के डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सर शादी के डिफरेंट क्लासेस में मतलब यानी कि इंटर मैरिज। नहीं बेटे, इसका मतलब डिफरेंट क्लासेस में इंटर मैरिज नहीं है। इसको इसकी अनटचेबल तो सर कास्ट है ना, लोअर कास्ट। इसकी बात कि वहां पे वो भी किंग के साथ उसकी बेटी से शादी हुई। हाँ, तो अनटचेबल की जो शादी है वो बादशाह जादी से हो रही है, तो इसकी इन्फ्लुएंस निकालो ना। इसका ये मतलब थोड़ा है कि डिफरेंट क्लासेस में शादी हो रही है।
तो नहीं, क्लास डिफरेंस खत्म हो जाएगा, यानी हाँ इक्वलिटी बेस हो जाएगी। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी हाईएस्ट सोसाइटी है क्लास वाला लोएस्ट लोएस्ट क्लास में मतलब मैरिज कर सकते हैं। इससे क्या इन्फरेंस निकला कि अगर लोएस्ट क्लास हाईएस्ट क्लास में शादी कर सकती है तो इसका इन्फरेंस क्या निकला? कैसी सोसाइटी है ये? फिर अमीर गरीब का कोई क्लास कॉन्सेप्ट नहीं, सब शादी क्लास में हाँ, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रिच एंड पुअर। यस। शाबाश। देयर इज नो सर हम ये डिस्क्रिमिनेशन ऑफ क्लासेस। जी सर हम ये कह सकते हैं पावर डिस्टेंस सोसाइटी नहीं होगी। जी, बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, अगला वेयर भी है। वेयर वेयर प्राइवेट ओनरशिप इज अ ट्रस्ट। जहां प्राइवेट ओनरशिप एक ट्रस्ट है। एक अगला वेयर भी है। Where capital cannot be allowed to accumulate so as to dominate the real producer of wealth. Where capital cannot be allowed to accumulate. इसका बताइए। सर एक हाथ मतलब एक जगह पे ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ मनी नहीं होगी। कैपिटलिज्म अब को प्रमोट नहीं किया जाएगा। एक जगह से क्या मुराद? सर किसी एक ही बंदे के पास या किसी एक हाँ, इन्वेस्टर या बिजनेसमैन के पास। किसी एक बंदे के पास, यानी कि वहां पर प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी। से फ्लो ऑफ मनी होगा ना, फ्लो ऑफ मनी होगा। अब एक्यूमुलेशन देखें ऑफ। ऊपर, अब इसको मिलाओ आप। ये देखो, वेयर द पुअर टैक्स द रिच। अब इसको मैं सिंगल एक ही कलर का करता हूं। अच्छा, वेयर प्राइवेट ओनरशिप इज अ ट्रस्ट। अब लफ्जी मतलब लें तो इसका मतलब तो ये बनता है कि जहां प्राइवेट ओनरशिप एक भरोसा है। भरोसे की बात तो हो ही नहीं रही। अच्छा, वेयर कैपिटल कैन नॉट बी अकोमोलेट। अब ये सारे मैंने पर्पल कर दिए, ब्लू। तो इसका मतलब इसकी इन्फ्लुएंस है कि सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ। अब हमारा क्वेश्चन हम इसके ऊपर पुट करते हैं। एक मिनट ठहरो सर। क्वेश्चन नंबर 2 था, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ अवर फेथ विच कैन बी ऑफ एडवांटेज टू द वर्ल्ड। हमारी दुनिया में हमारे, एक मिनट यहां इसके ऊपर रखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 था। What are the possibilities of our faith which can be of advantage to the world? अब जब इसका मैं आंसर, एक में आंसर आपको लिख के बताता हूं इसका, देखें। The possibilities of our faith can create a new world. In that world, comma, individuals would be valued. Full stop. Everyone would be ready to serve others and God as well. In such a world,
there would be no class differences no discrimination and no accumulation of wealth. That world would represent equality, justice, and servitude. Yeah, everyone would be mannerly and disciplined. Each would be ready to serve others and God as well. In such a world, there would be no class differences, no discrimination, no social discrimination, and no accumulation of wealth. That world would represent equality, justice, and servitude. इसको ठीक करवा दो अब, इसमें कुछ चीजें निकलवा दो, कुछ ऐड करवा दो। ये पैराग्राफ भी आपके सामने है। ये पैराग्राफ मैं एक दफा आपके सामने कर देता हूं और फिर अपना लिखा हुआ आंसर सामने कर देता हूं। इसमें आप चीजें ऐड या सब्सट्रैक्ट करवा दें मुझे, जो आपको ठीक लग रही हैं, जो जो। अच्छा, मैं आप लोगों से ये पूछ रहा था कि आप बताएं कि जो इन्फर करके अब आंसर लिखा है मैंने, तो इसके अंदर ये मैंने क्यों लिखा है कि इन द वर्ल्ड इंडिविजुअल्स वुड बी वैल्यूड, फिर मैनरली और डिसिप्लिन्ड होंगे, फिर हर कोई रेडी टू सर्व अदर एंड गॉड एज वेल, फिर नो क्लास डिफरेंसेस, फिर नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, फिर नो अकोमोलेशन ऑफ वेल्थ, और फिर ये क्यों लिखा है कि इस वर्ल्ड में इक्वालिटी होगी, जस्टिस और सर्विट्यूड होगा। और जैसे कि मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आखिरी लाइन मुझे सरप्लस लग रही है कि ऊपर मैं बात ये कह तो चुका हूं, लेकिन एक कंक्लूडिंग रिमार्क के तौर पर ये मैंने लिखा है। अब मुझे बताएं मैंने ये क्यों लिखा है नो क्लास डिफरेंसेस। पैराग्राफ में स्मृति ट्रैक की सोच। अच्छा, नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन ये क्यों लिखा है?
फिर वो शादी वाली बात जो मैरिज, ये क्लास डिफरेंस नहीं होगा, पुअर जो है वो बीच में कर सकते हैं। शादी वाली बात ठीक है। जी। अच्छा, नो अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ ये क्यों लिखा है? फिर वो कैपिटलिज्म वाला जो है उसको प्रमोट नहीं किया जाए। शाबाश, कैपिटलिज्म की वजह से, ठीक है। ये क्यों लिखा है कि रेडी टू सर्व अदर्स एंड गॉड एज वेल? Civil discipline and discipline him to give away all the services of God and man. ठीक हो गया। चलें, अब इसको कोई बेहतर बना सकते हो? इसमें कोई एडिशन डिलीशन करवाते हो तो करवा देना। सर मैंने एक बात पूछी। जी बेटे। सर ये जो कॉम्प्रिहेंशन इसमें क्वेश्चन होते हैं, इसके हम्म। जो आंसर्स हैं वो हम कॉपी नहीं कर सकते पैराग्राफ से एज इट इज? अपने पैराग्राफ के? वर्ड, जैसे पैराग्राफ में कोई क्वेश्चन है और पैराग्राफ में वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही लाइन लिखी हुई है तो वही उठा के आंसर में लिखते हैं। बेटे यही मतलब सवाल हम उस बच्चे ने भी किया था। अपने वर्ड्स में नहीं, मेरी बात सुने ना। चले, आप ऐसे कीजिएगा कि आप एज इट इज उन वर्ड्स को लिख के देखिएगा, वो लिखे ही नहीं जाएंगे। सर सम टाइम एक पैसेज या एक लाइन ऐसी होती है जो मतलब जिसकी रीफ्रेज के बगैर उसको लिख सकते हैं, मतलब। यस सर। तो मैं, समटाइम्स होता है ना, तो क्या हम इसे रूल बना लें? नहीं रूल नहीं सर बना रहे, लेकिन समटाइम्स की बात है। उसको रीफ्रेज करना लाजमी तो नहीं, अगर कोई एक आध लाइन एज इट इज आ रही हो तो लिख दें। जी बिल्कुल, कोई लाजमी नहीं है, लेकिन मेरी गुजारिश यही है कि आप अब बड़े हो गए हो, अपने लफ्ज में लिखो। ठीक है सर। और जहां जहां अब बात चीजें मैंने यहां पर तब्दील नहीं की, जैसे कि सर्विस सर्व अदर्स एंड गॉड एज वेल, ये वही रिफ्लेक्शन है। बाकियों को मैंने इन डिटेल में नहीं लिखा। अगर मैं वही कॉपी पेस्ट उठा के लिख दूंगा तो मैं जवाब को रेलेवेंट कैसे बनाऊंगा? और दूसरी बात है कि सीएसएस लेवल पे वो कॉपी पेस्ट या एज इट इज लिखा हुआ एक बैड इंप्रेशन जाता है। फिर कॉम्प्रीहेंशन में आपने वो उसने फिर इस क्वेश्चन का नाम क्यों रखा है कॉम्प्रीहेंशन, कि कॉम्प्रीहेंड करके जवाब दें? इसका मतलब है कि सरफेस मीनिंग्स, सर्विस वर्ड्स, अपेरेंट वर्ड्स हमने एज इट इज नहीं लिखने। यहां देखे ना, ऊपर उसने सवाल पूछा था कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ अवर फेथ विच कैन बी एडवांटेज टू द वर्ल्ड। द पॉसिबिलिटीज ऑफ अवर फेथ कैन क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड, या मैं यूं भी कर सकता हूं, द पॉसिबिलिटीज ऑफ अवर फेथ कैन बी, बल्कि ये और रेलिवेंट हो जाएगा, कैन बी बेनिफिशियल बाय क्रिएटिंग a new world with certain characteristics, certain qualities। ये देख, ये मैंने इसका जवाब दिया है। अब देखें, अब मैं एज इट इज ये किस तरह से जवाब शुरू कर सकता हूं, खुद बताएं। What are the possibilities of our faith which can be of advantage to the world? The possibilities of our faith can be beneficial by creating a new world with certain qualities। बेटे मैं एज इट इज नहीं लिख सकता। वो सवाल ही ऐसा पूछता है कि हमें जवाब उसका कंकॉक्ट करना पड़ता है, हमें घड़ना पड़ता है, रेलेवेंट बनाना पड़ता है उसका। और ये कौन सी मुश्किल बात है बताएं? ये आप क्यों उस कॉपी पेस्ट की तरफ जा रहे हो? मैंने उसी सवाल के मुंह पे जवाब दे दिया उसे, बस। द पॉसिबिलिटीज ऑफ अवर फेथ, अच्छा और आसान बनाता हूं, आर बेनिफिशियल। सर नहीं, ये तो ठीक है अपने वर्ड्स में, लेकिन कोई ऐसी बात होती है ना, हमारी कोई सिचुएशन है इसलिए या वो पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि क्या बात है, तो वो तो फिर एज इट इज वही शोध करते हैं। आपकी आवाज बहुत मध्यम है। अब आ रही है?
मैं बताएं। सर मैं कह रही हूँ कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, जैसे राइटर पूछ लेता है ये कोटेशन वगैरह कोई दी होती है पैराग्राफ में और कहता है वो कि कुछ ऊपर कौन सी मेंशन है। क्वेश्चंस सीएसएस में नहीं आते। मैंने सीएसएस के पूरे तो 20 साल पेपर्स पढ़े हैं और उनकी कॉम्प्रिहेंशन बनाई हुई है। हमारे सीएसएस में ऐसा नहीं आता। ठीक है छोटी सर, क्लासेस ऑल में आ राइट। सकता है, या आप ऐसे कीजिएगा बेटे कि कहीं आपको अगर सीएसएस के पास पेपर्स में कोई ऐसा मिल जाए जहां एज इट इज जवाब लिखा जा सकता है, वो मुझे जरूर दिखाइएगा। मैं उसका भी आपको कहूंगा कि नहीं, अपने वर्ड्स में लिखो। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा बेटे, अब ब्रेक ले लो, मैं तो भूल गया। अब 10 बजे शुरू करते हैं इसको, इसको कंक्लूड करेंगे आज हम, क्योंकि प्रेसी हमारी उसका एक काम कंप्लीट हो गया हुआ है। कॉम्प्रीहेंशन आज हमने मुकम्मल करनी है एक, ताकि इसका होमवर्क दे सकूं फिर मैं। अब हम 10 o'clock शुरू करते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन था, देखें जरा, इसको अब इस पैराग्राफ के ऊपर लिखते हैं। What is the chief danger confronting the superb idealism of our faith? What is the chief danger confronting the superb idealism of our faith? अच्छा, कहता है हमारे अकीदे में एक सुपर्ब आइडियलिज्म है। अच्छा, इससे पहले जो उसने बात की थी, वो जो एट्रीब्यूट्स थे कि हमारा जो फेथ है वो ऐसा वर्ल्ड जनरेट कर सकता है, उसके अंदर ये पोटेंशियल है। ठीक है। अब अगला जो सवाल है कि व्हाट इज द चीफ डेंजर। ठीक है कि हमारे अकीदे में ये पोटेंशियल तो है, लेकिन हमारे फेथ में एक आइडियलिज्म भी है, फेथ का एक आइडियलिज्म भी है। उस आइडियलिज्म को क्या चीफ डेंजर मौजूद है उसके उसके अगेंस्ट, अब देखते हैं। यानी अब हमने ये देखना है कि हमारे फेथ का जो आइडियलिज्म है उसको क्या खतरा है। पहले तो हमने देखना है कि हमारे फेथ में आइडियलिज्म कौन सा, फिर हम देखना है कि उसको खतरा क्या है। This superb idealism of your faith, however, needs emancipation from medieval fancies of theologians and logists. नहीं समझ आई? अगर तो इमेंसिपेशन का मतलब पता है तो फिर तो क्या ही बात है, फैंसीज का मतलब भी पता है तो फिर भी काम चल जाएगा। अगर इन दोनों का मतलब भी नहीं पता, फिर आगे चलते हैं। कहते हैं स्पिरिचुअली वी आर लिविंग इन अ प्रिजन हाउस ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस। कहते हैं हम अपनी सोचों और जज्बात के प्रिजन हाउस में रहते हैं। वी आर लिविंग इन द प्रिजन हाउस ऑफ अवर थॉट्स एंड इमोशंस। और जो बंदा थॉट्स और इमोशन में होता है वही आइडियलिस्टिक होता है। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द चीफ डेंजर ऑफ व्हाट इज द चीफ डेंजर कन्फ्रंटिंग द सुपर्ब आइडियलिज्म ऑफ अवर फेथ। कहता है हम अपनी सोचों और जज्बात के आइडियलिज्म में रहते हैं, प्रिजन हाउस में रहते हैं।
अच्छा, कॉमा जो है वो पॉज भी होता है, कॉमा एक्सप्लेन भी करता है। ये कौन सी थॉट्स और इमोशंस हैं विच ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम वी हैव वोवन अराउंड आवरसेल्व्स? ये सोचें और ये जज्बात ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेंचुरीज, ये सदियों में हमने वी हैव वोवन अराउंड आवरसेल्व्स। वोवन का मतलब आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आवरसेल्व्स, अराउंड आवरसेल्व्स। ये सोचे और जज्बात हमने बुन ली हैं सदियां लगा के अपने इर्द गिर्द। एंड बी इट फर्दर सेट टू द शेम ऑफ अस, हमारे लिए शेम का भी बायस है। क्या मेन ऑफ ओल्डर जनरेशन, कहता है जो हमसे पहली वाली जनरेशन थी उसके लोग, that we have failed to equip the younger generation, older generation, younger generation, इन दोनों का ताल्लुक देखिए अब। पहली बात उसने क्या की कि हम अपनी सोचों और इमोशंस के प्रिजन हाउस में रहते हैं, और ये जो सोचों और इमोशन का प्रिजन हाउस है ये सेंचुरीज में हमने अपने इर्द गिर्द बुन लिया है, जो हमारे लिए शेम का बायस है। अच्छा, अगली बात क्या की, मेन ऑफ ओल्डर जनरेशन, दैट वी हैव फेल्ड टू इक्विप द यंगर जनरेशन। जो हमारी ओल्डर जनरेशन थी वो फेल हो गई है। किस चीज में फेल हुई है? इक्विप नहीं, इक्विपमेंट से याद करें। वो इक्विप नहीं कर पाई यंगर जनरेशन को, तैयार नहीं किया उसने, लैस नहीं किया, रेडी नहीं किया, ट्रेन नहीं किया। हमारे बुजुर्गों ने हमें ट्रेन ही नहीं किया। किस चीज के लिए यंगर जनरेशन को ट्रेनिंग चाहिए थी? फॉर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, even religious crisis that the present age is likely to bring। जो मौजूद, और हत्ता के जो मजहबी क्राइसिस है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और रिलीजियस क्राइसिस दैट द प्रेजेंट एज इज लाइकली टू ब्रिंग, जो कि प्रेजेंट एज लाइकली टू ब्रिंग, मुमकिना तौर पर लाएगी हमारे हमारे लिए। दूसरी बात है, इन थॉट्स को अलग अलग करें। ये देखो, पहली थॉट, हम थॉट्स और इमोशंस के प्रिजन हाउस में रह रहे हैं, मतलब वी आर टू आइडियलिस्टिक। इन्फ्रेंस यही है, वी आर टू आइडियलिस्टिक, वी लिव इन द पास्ट and we think about the future, but practically we do nothing। Our past is glorious, the past of the Muslims is glorious, so we live in that past, we consider, we recall that we have great scientists and politicians and warriors। पास्ट में रहते हैं, फ्यूचर में रहते हैं, इमोशंस में रहते हैं, इमोशंस के मारे हुए लोग हैं। सोचे बड़ी बुलंद है, जज्बात बड़े फौरन ही भड़क जाते हैं हमारे, फौरन से पहले। अच्छा, तो अपने पैदा करदा सोचों और इमोशंस के हम कैद खाने में रहते हैं, एक थॉट। और दूसरी थॉट ये है कि जो हमारी पुरानी नस्ल है उसने नई नस्ल को इक्विप नहीं किया, ट्रेन नहीं किया, रेडी नहीं किया, लैस नहीं किया नए चैलेंजेस से टकराने के लिए। और ऐसा ही है, इंडिया को आज देखें आप, तो वहां के बच्चे कारोबार करते हैं खुद। फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है इस वक्त वो वर्ल्ड की। पॉलिटिकल और रिलीजियस को अगर हम डिस्कस ना करें, बिलफर्ज सिर्फ इकोनॉमी को डिस्कस कर लें,
तो हमारी ओल्डर जनरेशन ने हमें कोई इकोनॉमिकली इक्विप ही नहीं किया। और साथ में पॉलिटिकल एंड इवन रिलीजियस क्राइसिस उनको उनको उनसे निपटने के लिए भी इक्विप नहीं किया। कहते हैं अवर कम्युनिटी नीड्स अ कंप्लीट overhauling of its present mentality in order that it may again become capable of feeling the urge of fresh desires and ideals। अब यहां पर ओवर कम्युनिटी से क्या मुराद है बेटे? किस कम्युनिटी की बात हो रही है? इंडियन इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी। हाँ, ओवर कम्युनिटी नीड्स अ कंप्लीट, हमारी कम्युनिटी को जरूरत है। कम्युनिटी नीड आएगा, नीड्स आएगा? कम्युनिटी वाहिद लफ्ज है ना, कम्युनिटी कम्युनिटीज जमा होता है। ठीक है। ओवर कम्युनिटी नीड्स अ कंप्लीट ओवरहॉलिंग, हमारी कम्युनिटी को क्या जरूरत है? एक मुकम्मल ओवरहॉलिंग की। ओवरहॉलिंग का मतलब नहीं आता छोड़े, हम सेंस बनाते हैं किस चीज की जरूरत है, क्या करे वो अपनी प्रेजेंट मेंटेलिटी को जारी रखे या बदले? बताओ। चेंज करें। हाँ, शाबाश। अब अगर ओवरहॉलिंग का मतलब नहीं भी आता तो हम देखो क्या पढ़ते आ रहे हैं इस वक्त, उसकी कंटिन्यूटी देखो आप। पहले वो कह रहा है कि हम एक स्पिरिचुअल और इमोशनल प्रिजन हाउस में रह रहे हैं, फिर उसने कहा कि ओल्डर जनरेशन ने न्यू जनरेशन को कुछ नहीं दिया, मॉडर्न चैलेंजेस से टकराने का तरीका नहीं सिखाया। अब उसके बाद अब वो बात कर रहा है कि हमारी कम्युनिटी को क्या जरूरत है, अ कंप्लीट ओवरहॉलिंग। अब ओवरहॉलिंग की मैं सेंस इन्फ्रेंस यही करूंगा कि चेंज की जरूरत है, अपनी प्रेजेंट मेंटेलिटी को चेंज करे इन ऑर्डर दैट इट मे अगेन बिकम कैपेबल, ताकि वो फिर कैपेबल बन जाए, काबिल हो जाए, और फीलिंग द अर्ज ऑफ फ्रेश डिजायर्स एंड आइडियल्स, और अपने अंदर एक फ्रेश डिजायर्स और आइडियल्स पैदा करे। फ्रेश डिजायर्स और आइडियल्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कह रहा है कि जो इंडियन मुस्लिम है दे लिव इन देयर ओन आइडियल वर्ल्ड। क्वेश्चन उसने ये पूछा था, व्हाट इज द चीफ डेंजर कन्फ्रंटिंग द सुपर्ब आइडियलिज्म ऑफ आवर फेथ? पहला खतरा क्या है? कि वी लिव इन सेल्फ मेड थॉट्स एंड इमोशंस। दूसरा खतरा क्या है? यंगर जनरेशन इज नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस चैलेंजेस। अच्छा, आगे वो सजेशन दे रहा है। अब अगर सजेशन को भी हम खतरा बनाएं तो ये बनाएगा कि हमारे अंदर, ये बनेगा कि हमारे अंदर फ्रेश डिजायर्स और आइडियल्स नहीं है। अच्छा, द इंडियन मुस्लिम हैज लॉन्ग सीज्ड टू एक्सप्लोर द डेप्थ्स ऑफ हिज ओन इनर लाइफ। चौथा सवाल में देखूं क्या था। Why is the Indian Muslim in danger of coming to an unmanly compromise with the opposing forces? ये था चौथा सवाल। क्यों है इंडियन मुस्लिम डेंजर में, और वो क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहा है?
उसकी वजूहात देखें। इंडियन मुस्लिम क्यों डेंजर में है और वो क्यों कंप्रोमाइज कर रहा है अपोजिंग फोर्सेस से। और अपोजिंग फोर्सेस अब समझ आ रही हैं कि कौन कौन सी हैं। वो अपोजिंग फोर्सेस मॉडर्न पॉलिटिकल सिविलाइजेशन की है जो वेस्ट लेकर आई है। वो अपोजिंग फोर्सेस इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और रिलीजियस चैलेंजेस की है जो नया जमाना लेकर आ रहा है। ये अपोजिंग फोर्सेस है और हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे हैं इंडियन मुस्लिम्स। अच्छा, अब वो क्यों कर रहे हैं उसकी रीजन, द इंडियन मुस्लिम हैज लॉन्ग सीज टू एक्सप्लोर द डेप्थ्स ऑफ हिज ओन इनर लाइफ। जो इंडिया का मुसलमान है हैज लॉन्ग सीज्ड, वो रुक चुका है, सीज हो गया है वो। क्या चीज रोका, क्या चीज रोकी है उसने, टू एक्सप्लोर द डेप्थ्स ऑफ हिज ओन इनर लाइफ, कि वो एक्सप्लोर करे अपनी इनर लाइफ की गहराइयों को, जिसके बारे में इकबाल भी कहता रहा है, जिसको खुद ही कहता है वो खुद शनासी। और खुद ही और खुद शनासी का मतलब है द एक्सकवेशन ऑफ इनर सेल्फ, द एक्सप्लोरेशन ऑफ द क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज अ पर्सन हैज। द रिजल्ट इज दैट ही हैज सीज्ड। अच्छा, अब इसका रिजल्ट ये निकला है क्योंकि वो अपने अंदर नहीं झांक रहा, अपनी क्वालिटीज को नहीं समझ पा रहा। ओन इनर लाइफ, डेप्थ्स ऑफ ओन इनर लाइफ का मतलब उसके अंदर क्वालिटीज तो हैं लेकिन वो उसको एक्सप्लोर ही नहीं कर रहा। मतलब इंडियन मुस्लिम इज अनअवेयर ऑफ हिज और हर क्वालिटीज, कैपेबिलिटीज। अच्छा, अब उसका रिजल्ट क्या निकला, ही हैज सीज टू लिव इन द फुल ग्लो एंड कलर ऑफ लाइफ। तो उसने जिंदगी गुजारना छोड़ दी फुल ग्लो और कलर में, भरपूर जिंदगी गुजारना छोड़ दी। भरपूर जिंदगी कौन गुजारता है, जो जमाने के साथ चलता है, जो नई चीजें सीखता है, जो मॉडर्निज्म को, जो न्यूनेस को एक्सेप्ट करता है। न्यूनेस का मतलब हमेशा गंदगी नहीं होता। एंड इज कॉन्सिक्वेंटली इन डेंजर ऑफ अनमेन। अच्छा, उसका नतीजा ये निकल रहा है कि वो कॉम्प्रोमाइज करता जा रहा है विद फोर्स। इस वजह से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस राइटर। तो अब जो उसने रीजन बताई वो क्या रीजन बताई, खुद की क्वालिटीज को एक्सप्लोर नहीं कर रहा, एक भरपूर एक्टिव लाइफ नहीं गुजार रहा, अपने सोशल पॉलिटिकल और रिलीजियस रोल्स को प्ले नहीं कर पा रहा, और कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, अनमैनली कॉम्प्रोमाइज कर रहा है फोर्स की, विच। सर सैयद अहमद खान ने भी तो यही कहा था ना, वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अपने कमेंट्स नहीं करता क्योंकि मैंने इसके अंदर ही रहना है इस पैराग्राफ में। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैंने इकबाल के कमेंट्स किए फिर मैं रुक गया उसके बाद कि ये फिर मेरी अपनी वो जिस चीज से मैंने रोका है बच्चों को। देखो ना, ये इस तरीके से दिल करता होता है कॉम्प्रिहेंशन में कि जब बंदे को समझ आती है ना कि हाँ यार इसकी तो ये भी वजह है, तो वो फिर ज्यादा लिखने की कोशिश करता है जो रेलेवेंट हो जाता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, सर सैयद का भी यही कॉन्सेप्ट था। अच्छा, which he is made to think he cannot vanquish in open conflict। इसका नहीं समझ आई। वैंक्विश का अगर मतलब आता है तो ठीक है, फिर हम काम चला लेंगे। लेकिन अगर नहीं समझ आ रहा तो फिर गेस करेंगे कि इसका क्या मतलब है, कि अगर वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो कैसा निकलेगा, या वो अगर वैंक्विश कर रहा है। अच्छा, विच ही इज मेड टू थिंक, और अब वो सोचने पर क्या मजबूर हो रहा है कि ही कैन नॉट, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मतलब जब उसे अपनी क्वालिटीज का ही नहीं पता तो फिर वो यही सोचेगा, वो कंप्रोमाइज ही करेगा। एंड मेड टू थिंक ही कैन नॉट, और वो ये सोचेगा कि मैं हरा नहीं सकता इन अपोजिंग फोर्सेस को। और यकीन कीजिए इसका यही मतलब है, मैंने सारा गैस वर्क किया।
ही हु डिजायर टू चेंज एन अनफेवरेबल एनवायरमेंट, वो बंदा जो चाहता है कि चेंज करे अनफेवरेबल एनवायरमेंट को, मस्ट अंडरगो अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हिज इनर बीइंग। ये देखो, ही हु डिजायर टू चेंज एन अनफेवरेबल एनवायरमेंट, अगर इर्द गिर्द उसे अनफेवरेबल एनवायरमेंट किसी बंदे को लग रही है, तो पहले अपने अंदर को ठीक करे, अपने अंदर को ट्रांसफॉर्म करे। और कहता है गॉड चेंजेस नॉट द कंडीशन ऑफ अ पीपल, खुदा ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता। अच्छा, पीपल से पहले अगर ए लगा हो ना, तो उसका मतलब कौम होगा, लोग नहीं होगा, याद रखना। यहां पीपल का मतलब नेशन है। गॉड चेंजेस नॉट द कंडीशन ऑफ अ पीपल, तो खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता until they themselves take the initiative to change their condition, जब तक कि वो खुद इनिशिएटिव ना लें टू चेंज देयर कंडीशन, अपनी हालत को बदलने का। ये शेर भी है एक। by constantly illuminating the zone of their daily activity in the light of definite ideal। और वो कैसे खुद को बदलेंगे कि अपनी रोजमर्रा की एक्टिविटी में कोई डेफिनेट आइडियल लेकर आए। नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट अ फर्म फेथ, कहते पुख्ता अकीदे के बगैर कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट अ फर्म फेथ। किस चीज पे फेथ? इन द इंडिपेंडेंस ऑफ वंस ओन इनर लाइफ। अकीदा किस चीज का हो? वो अपने अंदर की जिंदगी को आजाद करे। वो जो सोचें, जो जज्बात नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं, उससे बाहर निकल के सोचे। दिस फेथ अलोन keeps a people's eye fixed on their goal and save them from perpetual vacillation। दिस फेथ, अगर फेथ ऐसा होगा तो फिर कौम क्या करेगी? उसकी आई फिक्स हो जाएगी अपने गोल पे। तो डेफिनेट आइडियल की और डेफिनेट गोल की बात कर रहा है बेटे यहां पर ये। इसको मैं कर देता हूं रेड, इसको भी मैं कर देता हूं रेड। अच्छा, इंडिपेंडेंस की भी बात कर रहा है, ओन इनर लाइफ, इंडिपेंडेंस की। फिर यहां पर फिक्स्ड ऑन देयर गोल की भी बात कर रहा है, एंड सेव देम फ्रॉम परपेचुअल वैसिलेशन। द लेसन हैज, परपेचुअल वैसिलेशन का नहीं पता छोड़ दें, बस वो इस चीज से बच जाएगा। और ये परपेचुअल वैसिलेशन ऊपर जो लिखी हुई है, ये वही चीजें होंगी। वो कंप्रोमाइज करना, वो अपने ख्यालात और जज्बात के प्रेजेंट हाउस में रहना, उसी चीज से बचेगा ना। द लेसन दैट पास्ट एक्सपीरियंसेस हैज ब्रॉट टू यू मस्ट बी टेकन टू हार्ट। कहता है माजी के एक्सपीरियंसेस ने तुम्हें लेसन दिया है, माजी के एक्सपीरियंसेस ने तुम्हें लेसन दिया है, सबक दिया है। मस्ट बी टेकन टू हार्ट, उसको समझो। एक्सपेक्ट नथिंग फ्रॉम एनी साइड, किसी दूसरी जानिब से कोई तवक्को ना करो। कंसंट्रेट योर होल ईगो ऑन योर सेल्फ अलोन, और कंसंट्रेट करो अपनी जात पर। एंड राइपन योर क्ले, और अपनी मिट्टी को पकाओ। इनटू रियल मैनहुड इफ यू विश टू सी योर एस्पिरेशन रियलाइज्ड, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी एस्पिरेशन हकीकत में आए। अच्छा, अब यहां तो मतलब एडवाइस भी है, यहां पर तो सबक भी हैं। अब क्या करें इसका, इस क्वेश्चन का? चीफ डेंजर की भी बात की उसने, चीफ डेंजर के बाद उसने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बड़े मिलते जुलते हैं। लेकिन अब मेरे सामने चैलेंज ये है कि व्हाई इज द इंडियन मुस्लिम इन डेंजर ऑफ
क्यों है इंडियन मुस्लिम खतरे में, और क्यों वो अनमैनली कॉम्प्रोमाइज कर रहा है? पहली रीजन तो मुझे ये मिल गई। क्या? कि वो खतरे में इसलिए है, इंडियन मुस्लिम इज इन डेंजर बिकॉज ही इज नॉट एक्सप्लोरिंग हिज क्वालिटीज, हिज इनर सेल्फ, जिसका रिजल्ट ये निकला। अच्छा, that he has ceased to live in the full glow and color of life. दूसरा, ये लिखना, ये मतलब निकला, ये इन्फ्रेंस निकली कि he is not leading a useful life, a life beneficial for others. इंडियन मुस्लिम रुक गया है ना, लाइफ के फुल ग्लो और कलर उसे नजर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि वो एक्टिव नहीं रहा। इसका मतलब है कि वो अपने रोल्स ठीक नहीं परफॉर्म कर रहा, इस वजह से वो अनमेनली कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। अच्छा, ये बात करने के बाद आगे जो भी पैराग्राफ है वो तो लगता है नसीहतें ही नसीहतें हैं। अब हम इसका क्या करें? He who desires to change an unfavorable environment must undergo a complete transformation of his inner being. God changes not the condition of a people until they themselves they take the initiative to change their। अब ये सारी एडवाइस है, पीस ऑफ एडवाइस है, पीसेस ऑफ एडवाइस है। क्या इसको हम इन्फर कर सकते हैं कि कोई डेंजर मौजूद है इसमें? सवाल था हमारा कि इंडियन मुस्लिम को डेंजर क्या है, वो क्यों कर रहा है कॉम्प्रोमाइज अपोजिंग फोर्सेस की। ये दो बातें तो हमें समझ आ गई, आगे नसीहतें हैं। क्या इसको आप लोग इन्फर करके जो इंडियन मुस्लिम को डेंजर आ रहे हैं सामने, उसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हो? शाबाश जी। सर इसमें ये भी लिख सकते हैं कि वो जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उन्हें जैसे ये बात उन्होंने नसीहत अभी आप बोल रहे हैं ना, हम ये लिख दें कि उन्हें अपना इनर चेंज करना चाहिए ताकि उन्हें जो डेंजर खतरा है वो उससे बच सकें। हम्म, और ये भी सर लिख ये सकते भी कह वो तो सकते हैं सजेशन आ गई ना, और सोचो और सोचो, तुम लोग करीब करीब हो इस वक्त। सर, और सेल्फ ये भी लिख अवेयरनेस सकते बहुत जरूरी है। सेल्फ अकम्प्लिशमेंट। सेल्फ देखो मेरा अवेयरनेस। बच्चा, मेरी बात सुनो। देखो, यहां अब आपने नसीहत नहीं ना करनी। देखो, ये जिसको नसीहत की जा रही है उसमें सोचो खामी क्या होगी। चलो यूं बात करता हूं। सर इसमें हम लोग ये इन्फर कर सकते हैं कि बिकॉज वो इंटरनली अपने आप को चेंज करना चाहते ही नहीं है शाबाश वो अपने आप को शाबाश चेंज करें तो वो इसीलिए अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, उन्हें अपनी इनर ड्राइव को जो है ना वो जगाना पड़ेगा। शाबाश। अब देखो, अब ये जो बेटी हैं, इन्होंने, क्या नाम है बेटे आपका? राबिया। राबिया ने। अब देखो मैं तुम लोगों से काम ये करवाना चाह रहा था कि हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी कुछ और। अब देखो, अब फिर मैं वही बात करूंगा। अब बताओ कहां से कॉपी पेस्ट करूं मैं? मुझे जो डेंजर नजर आए हैं यहाँ पे, वो तो दो तो क्लियर नजर आ गए हैं ना, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। इंडियन मुस्लिम जो है वो अपनी इनर क्वालिटीज को एक्सप्लोर नहीं कर रहा, और दूसरी बात है कि वो अपना जो डिफरेंट रोल्स होते हैं सोसाइटी के, सोशल रोल, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, और लाइफ को फुल ग्लो एंड कलर में नहीं गुजारा। दो तो हमें नजर आ गए। तीसरा, हमें इन्फर करना पड़ रहा है कि भाई वो खुद को चेंज भी नहीं कर रहा। भाई कोई खुद को चेंज नहीं कर रहा तो उसको नसीहत दी जा रही है ना। आप लोग देखो, राबिया ने जिस तरह सोचा है, आप लोग समझ रहे हो बात को?
नहीं समझ आ रही। अगर मैं किसी को नसीहत करता हूं कि भाई तुम्हें एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, मैं किसको नसीहत करूंगा कि जो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म खुद को नहीं कर रहा? तो इसका मतलब ये हुआ कि तीसरा डेंजर इंडियन मुस्लिम को ये है कि इंडियन मुस्लिम इज नॉट रेडी टू ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ कंप्लीटली। बेटे समझ आ रही है या नहीं? जी सर, आ गई है। हाँ। अच्छा, फिर आगे वो ये कह रहा है कि खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसकी हालत वो खुद ना बदले। फिर वो कहता है इसके बाद के कॉन्स्टेंटली इल्यूमिनेटिंग द जोन ऑफ डेली लाइफ एंड डेफिनेट आइडियल। अच्छा, अब वो उन्हें नसीहत कर रहा है कि तुम्हें डेफिनेट आइडियल की जरूरत है। बताओ, इन्फर करो कि अब उसमें खामी क्या होगी उनमें। सर इसमें ये होगा कि जो उनके आइडियल्स है वो बहुत सुपरफिशियल है, शाबाश, ये लीडर है कोई इन्फरेंस। लीडर नहीं है उनका जिसको वो शाबाश, फॉलो कर सकते हैं। शाबाश, शाबाश। अब देखो, दिस इज a very vivid example of inference which we have to do in the CSS comprehension. अच्छा, शाबाश, गुड। अब अगर उसे उन्हें नसीहत ये कर रहा है कि वो कोई डेफिनेट आइडियल की तलाश करें और डेफिनेट आइडियल चाहिए, तो भाई किसी का अगर पहले से ही डेफिनेट आइडियल है तो उसको क्यों कहा जाएगा कि तुम्हें किसी डेफिनेट आइडियल की जरूरत है? उसको एडवाइस या सजेस्ट क्यों किया जाएगा? तो इसका मतलब यह हुआ कि एक मेन डेंजर जो था वो ये भी था कि बिकॉज दे हैव नो डेफिनेट आइडियल। अच्छा सर, आई हैव अ क्वेश्चन। ये डेफिनेट आइडियल हम अपनी फ्रेज में यूज कर सकते हैं? जी मतलब हाँ। हमने कॉपी कर लिया है एग्जैक्टली उसका आइडिया, एग्जैक्टली कॉपी कर लिया है, या हम इसको किसी और वर्ड में लिखेंगे इस डेफिनेट आइडियल को? फॉरवर्ड में लिख दें अगर लिखना है, लेकिन देखें यहां पर क्योंकि डेफिनेट आइडियल का फ्रेज है खुद बड़ा स्ट्रांग, तो ये बेटे कॉपी पेस्ट नहीं है, टू वर्ड्स हैं, हमने इन्फ्रेंस की है बीच में से। डेफिनेट गोल लिख सकते हैं हम इसे, लेकिन अगर आप एज इट इज अगर डेफिनेट आइडियल लिखते हैं तो वो रेफरेंस बनेगा, वो कॉपी पेस्ट नहीं बनेगा। वो आप अपने आंसर में टेक्स्ट का रेफरेंस दोगी फिर। सो अगर सिर्फ डेफिनेट आइडियल को एज इट इज लिखती हो तो दैट वुड बी अ रेफरेंस फ्रॉम द टेक्स्ट इन योर आंसर। बात समझी? यस। अच्छा, नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट अ फर्म फेथ इन द इंडिपेंडेंस ऑफ वंस ओन इनर लाइफ। अच्छा, डेफिनेट आइडियल भी नहीं है और इनका डेफिनेट गोल भी नहीं है और इनकी लाइफ भी इंडिपेंडेंट, इनर ओन ओन इनर लाइफ भी इंडिपेंडेंट नहीं है, तभी इनको ये डिसीजन किया जा रहा है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि पास्ट एक्सपीरियंस से सीखो, इट मींस दैट दे आर नॉट रेडी टू लर्न अ लेसन फ्रॉम देयर पास्ट मिस्टेक्स। फिर ये भी मतलब है कि दे एक्सपेक्ट सम एक्सटर्नल हेल्प। फिर ये भी मतलब है कि they don't concentrate upon their qualities and they don't mature themselves। इसी वजह से तो कह रहा है कि अपनी मिट्टी को पकाओ, ripen your clay into really manhood if you wish to your aspiration realized। तो आखिर में ये सारी नसीहतें हैं। अब इन नसीहतों को फिर बच्चे सोचते हैं कि जी अब ये तो आंसर बनेगा नहीं। भाई इन्हीं में तो आंसर छुपा हुआ है इन्फ्रेंस करके। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई इज द इंडियन मुस्लिम इन डेंजर? क्वेश्चन नंबर 3 था, व्हाट इज द चीफ डेंजर कन्फ्रंटिंग द सुपर्ब आइडियलिज्म ऑफ आवर फेथ? क्वेश्चन नंबर 2 था, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ आवर फेथ? अब ये सारी चीजें इन्फ्रेंसेस की हैं, जहां हमने नो क्लास डिफरेंसेस, नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, नो अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, इक्वालिटी, जस्टिस, सर्विट्यूड लिखा, वैसी ही इन्फ्रेंसेस यहां पर चाहिए। एंड दिस इज योर होमवर्क। ये
मैं आपको एज इट इज भेजता हूं, बिल्कुल इसी शेप में। आप अपने आंसर लिख के आप मुझे दो। अच्छा, अगर ये कहते हो तो मैं अपने लिखे हुए आंसर भी दे देता हूं आपको, लेकिन अगर आप बना सकते हो तो खुद बनाओ। क्या कहते हो? सर अगर हमने आपके देख लिया तो फिर तो हम कुछ लिख ही नहीं पाएंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, डिस्कशन लाजमी थी यहाँ पे, प्रेसी में प्रेसी बनाना लाजमी थी। यहां पर मैंने आपको, बल्कि मैंने क्या, आपने खुद इन्फर किया है। राबिया ने बड़ी अच्छी, अब मैं जिस तरीके से आप लोगों को खींचतान के लाना चाह रहा था, ये बेटी पहुंची है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इन्फ्लुएंस एंड इम्प्लीकेशन। तो दिस इज योर होमवर्क, और मैं अब आपको अभी भेजता हूं।